अभी उस पर मैं नहीं जाना चाहता। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी आवश्यकता है आज के समय में रोजगार के लिए। एक राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा उसकी पूंजी, सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है? युवा। युवा तो कौन कहे, यहाँ बुजुर्ग, यहाँ जो युवा अवस्था से प्रौढ़ावस्था में पहुँच गए हैं, प्रौढ़ावस्था से बुजुर्गियत में पहुँच गए, सबकी हालत खराब। महंगाई अपने चरम पर है और रोजगार का आलम क्या है वो आप सबको पता है। व्यवस्था ही खत्म करी, क्योंकि ये शोषण की जननी है। आप जो 2-4-5% सरकारी नौकरियां हैं उसको भी आप संविदा बदल दे रहे हैं। इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं आप। एक तो नौकरियां नहीं, नौकरियां कम हैं, और जो नौकरियां हैं उसको भी आप कर दे रहे हैं। तो जो प्रतियोगी छात्र है वो कहाँ जाएगा? दूसरी चीज है प्रतियोगी परीक्षाएं एक साथ, मतलब कोई 2 साल, हर स्टेट का भी उठा के आप देखोगे, सालों साल लग जाते हैं एक परीक्षा के परिणाम आने में। दूसरी चीज है कि अगर मान लीजिए एक परिणाम भी आ गया तो कोई न कोई बहाना लगा के उस पर रोक लग जाती। कभी सरकार की उसमें सरकार की गड़बड़ी होती, कभी कोर्ट से कुछ हो जाता। डाला जा रहा है। मैं उस बात पे आऊंगा। सबसे पहले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जो आर्टिकल्स हैं उनको पूरा करने की बात की जा रही है कि ये चीज़ें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में थी, उनको हम पूरा कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 38-39, वो किस चीज़ की बात करती है? कभी आप लोगों ने सोचा? वो सेम इसी चीज़ की बात करती है, एक अच्छी ज़िंदगी की बात करती। आर्टिकल 21 के फंडामेंटल राइट को फुलफिल करने की बात करती। आप सब उन आर्टिकल्स को देखिएगा, मैं आपके सामने बस पढ़ दे रहा हूँ एक जल्दी में कि वो आर्टिकल हैं क्या। आर्टिकल 38, द स्टेट शैल स्ट्राइव to promote the welfare of the people by securing and protecting a social order, by ensuring social, economic and political justice, and minimizing inequalities in income, status, facilities and opportunities. It's the article 38 of the directive principles. Article 39, I'm quoting article 39, you must listen, which is talking about right to work. Anyways, the state shall in particular direct its policy towards securing right to an adequate means of livelihood to all the citizens. The ownership and control of material resources shall be organized in a manner to serve the common good. The state shall avoid concentration of wealth in few hands. 1% इंडिया में 1% के पास 70% वेल्थ है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वीमेन जो हमारा एजेंडा है। The protection of the strength and health of the workers, we are talking about this also. Childhood and youth shall not be exploited. Anyways, तो आप सबको ये बात जाननी पड़ेगी कि जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जो हमारे एक तरीके से नीति निर्देशक तत्व हैं जो राज्य को करने चाहिए, उसमें आपके व्यक्ति की ज़िंदगी के बेहतर बनाने के लिए जो है राइट टू वर्क का है, सरकार उस पर कोई काम नहीं कर रही। और आज हम सब की जिम्मेदारी है, और आज हम सब मजबूर हो चुके हैं कि भारत युवाओं का देश है। एक बहुत बड़ी आबादी, विश्व में सब बहुत बड़ी आबादी जो युवाओं की है भारत में रहती है। और उन युवाओं की दशा क्या है? आपको मैं कहीं दूर नहीं ले जाता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय का एग्जाम्पल देता हूँ। उच्च शिक्षा का बहुत नामी गिरामी संस्था कौन सी है? दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉक शिक्षक 5000 से ज़्यादा पढ़ा रहे थे। अभी संख्या कुछ कम हुई होगी, क्यों कम हुई उस पर भी मैं आता हूँ। जिसमें क्या किया गया कि उसमें हम लोग 2016-17 से एब्जॉर्प्शन का आंदोलन चला। 2019 में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होता है दिल्ली विश्वविद्यालय में समायोजन को लेके। समायोजन कराने को कौन कहे? आज के समय में वहाँ पे कत्लेआम हो रहा है। और कत्लेआम क्या मतलब? इन द सेंस मैसेकर, इंटरव्यू के द्वारा निकाला जा रहा है। वहाँ पे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के इन्फ्लुएंस वाले लोगों को रखा जा रहा है। इवन करप्शन की बात भी चल रही है, जिसके एग्जाम्पल ये भी हैं और ये आपको बातें बताएंगे अशोक जी, क्योंकि अभी इनको 5 साल पढ़ाने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज से निकाल दिया गया है। एनीवेज, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, सभी सरकारी पदों को तुरंत भरा जाए, संविदा प्रणाली समाप्त हो। यदि खाली पदों पर कर्मचारियों की संविदा पर नियुक्ति हुई हो तो उन कर्मचारियों को वहीं अस्थायी किया जाए। क्यों किया जाए? सरकार आंकड़ा क्या देती है कि देखो हमने 5000 पद भर दिए, लेकिन 5000 कौन लोग हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आज 5000 कोई और हैं और 5 साल बाद वो 5000 हटा के दूसरे 5000। अब आप
कभी आपने तो सरकारी आंकड़ा देख लिया कि हमने 5,000 परमानेंट कर दिए, लेकिन वो 5,000 कौन लोग हैं? उन 5,000 का क्या होगा जो निकाल दिए गए? दिल्ली विश्वविद्यालय में यही चल रहा है सालों साल से। कल मुझे एक फ़ोन आया महिला का, 62 साल की हैं, उनको 20 साल पढ़ाने के बाद निकाल दिया गया। ये सबसे बड़ी फेल्योर सिस्टम की है कि ठीक है कि आपने इतने समय एडहॉकिज्म रखा, लेकिन आज जब आप नियुक्तियां कर रहे हो तो उनका ख्याल ही नहीं कर रहे हो। हमने बहुत कोशिश किया, हमने जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो देश की सत्ता उनके पक्ष के लोग हैं, उनका ड्यूटा में बोलबाला है, हम लोगों ने उनसे भी रिक्वेस्ट किया। उन्होंने कहा ये संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं। आज के समय में सरकारी जो पद हैं उस पर सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स की। हम तो ये कह रहे हैं भाई कि हम नहीं कह रहे सबको आप सरकारी नौकरी दे दो, लेकिन जितने सरकारी नौकरियों में पद हैं उनको सही तरीके से भरो ना, उनको कॉन्ट्रैक्ट मत बनाओ, उनको ऐसी ज़िंदगी जीने पे मजबूर मत करो कि हमेशा मानसिक रूप से प्रताड़ना झेले कि कब उनकी नौकरी जाएगी, कब रहेगी। आप सब ने सुना होगा कि कोविड में बहुत लोगों की नौकरियां चली गई। तो आप जो 2%, 3%, 4% जो जितनी भी नौकरी है सरकारी पूरी नौकरियों की, आप उनको सही तरीके से भरिए, संविदा समाप्त करिए। और जो लोग संविदा पे पढ़ा रहे हैं आज तक, उनको वहीं पे अस्थायी किया जाए, क्योंकि वो काबिल है, एलिजिबल है, तभी तो उनको पढ़ाया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक से एक काबिल लोगों को निकाल करके उनसे कम योग्यता सबकी बराबर है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जिनके पास थी उनको निकाल दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि देश में हो क्या रहा है। इस देश की जब उच्च शिक्षा में ये व्यवस्था है तो जो छोटे स्तर पे होंगे उनका क्या होगा। और कॉन्ट्रैक्ट पे आप सबको पता है कि पूरी सैलरी नहीं मिलती है। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक अच्छी व्यवस्था है कि एडहॉक को, दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉक सिस्टम एडहॉक है, बाकी और जगहों पे कॉन्ट्रैक्ट है। एडहॉक को पूरी सैलरी मिल जाती है, लेकिन उनको बहुत फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, उनके इंक्रीमेंट नहीं होते हैं। हाँ, तो हो क्या रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है इसको सबसे पहले, जैसे आज आपको हम गार्ड का एग्जांपल देंगे। इस देश में एक बहुत बड़ी संख्या है बेरोजगारों की, जिनको रोजगार कहाँ मिलता है? गार्ड सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियाँ। आप सब जाके, आप मीडिया के लोग हैं, आप कभी उनका भी इंटरव्यू लीजिएगा कि पूछिएगा उनको कितना मिल रहा है। उनकी मिनिमम, दिल्ली की बात कर रहे हैं ना, दिल्ली में 20,300 समथिंग रुपए है स्किल्ड का, 18,000 समथिंग है नॉन सेमी स्किल्ड का, और 16,000 है नॉन स्किल्ड का। उनको पूछिएगा कितना, वो मैक्सिमम 12 से 13,000 रुपए पा रहे हैं। जो ब्रेस्ट मनी कहाँ जा रही है आपने कभी सोचा? आप सोचिए कि जो व्यक्ति की मिनिमम है उसमें भी डाका डाला जा रहा है। ये किसकी जिम्मेदारी? आप सब सोचिएगा, प्रबुद्ध लोग हैं, आप मीडिया के लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी है इन चीज़ों को उकेरना कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। सीधे दिन दहाड़े एक तरीके से लूट है। तो क्या ये इस तरीके का रोजगार हमको चाहिए? इस तरीके के रोजगार की हम अपेक्षा करते हैं? क्या इस पे बात नहीं होनी चाहिए? तो जो एक रोजगार आंदोलन है और जिसकी मुहिम हम बहुत पहले शुरू कर चुके हैं, हम सब कहीं ना कहीं रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। पिछले 4 सालों से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और पूरे देश में एक तरीके से जो संविदा की यह बात हो रही है उसको भी हम उठा रहे हैं और उसको भी ख़त्म करने की बात कर रहे हैं कि जो लोग संविदा पे पढ़ा रहे हैं उनको परमानेंट करिए और ये संविदा व्यवस्था ही ख़त्म करिए, क्योंकि ये शोषण की जननी है। आप जो 2-4-5% सरकारी नौकरियां हैं उसको भी आप संविदा पे बदल दे रहे हैं। कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं आप। एक तो नौकरियां नहीं, नौकरियां कम हैं, और जो नौकरियां हैं उसको भी आप कर दे रहे हैं। तो जो प्रतियोगी छात्र है वो कहाँ जाएगा? दूसरी चीज़ है प्रतियोगी परीक्षाएं एक साथ, मतलब कोई 2 साल, हर स्टेट का भी उठा के आप देखोगे सालों साल लग जाते हैं एक परीक्षा के परिणाम आने में। दूसरी चीज़ है कि अगर मान लीजिए एक परिणाम भी आ गया तो कोई न कोई बहाना लगा के उस पर रोक लग जाती है। कभी सरकार की गड़बड़ी होती है, कभी कोर्ट से कुछ हो जाता है। तीसरी बात कि इस समय आप देख रहे होंगे कि पेपर लीक हो जा रहा है। कोई परीक्षा देने कोई परीक्षार्थी पहचान, और मैक्सिमम उसमें मजदूर किसान के बेटे बेटियां होते हैं। हम भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और हम भी, हमारे पिताजी ने किस तरह पढ़ाया हमको पता है। तो परीक्षा देने जाता है वो परीक्षार्थी और वहाँ पे पता चलता है पेपर लीक है, और उसका कितना पैसा खर्चा होता आने जाने में, और परीक्षा फिर टल जाती है। तो एक तरीके से ये बहुत बड़ी प्रताड़ना है, इस पे भी बात होनी चाहिए। सरकार को सीधे तौर पे इस पे कानून बनाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसको तत्काल सजा मिलनी चाहिए, समय से नियुक्तियां हो, पूरी संख्या भरी जाए, संविदा समाप्त हो,
और जो नियुक्तियां और जो पेपर लीक का मामला है, पेपर लीक को बहुत कठोर से कठोर कानून बनाकर सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान बनाकर उसको कंट्रोल किया जाए। तो ये जो बातें हैं जो हम उठा रहे हैं। दूसरी बात कि इस देश में हम सब भारत माता की जय करते हैं, भारत माता की जय करते हैं, तो हम सब की जिम्मेदारी है वो एक तरीके से जो डायरेक्टिव, एक तरीके से जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य, हम उसका निर्वहन करते हैं। इस देश में जो 1% लोग हैं जिनका 70% संसाधनों पर क्या है, प्रभुत्व है, जो 70% संसाधनों को 1 से 1.5% लोग कंट्रोल करते हैं, वो संसाधन कहाँ से आए? इसी भारतीय संसाधनों से उनके संसाधन में वृद्धि हुई है ना। अगर हमारा जल, हवा, वायु, पर्यावरण सब कुछ प्रदूषित हुआ है तो उसमें हमारे जो औद्योगिकरण का भी एक बड़ा योगदान है, और उसमें उस आम आदमी की जो लास्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी, उसकी गलती नहीं है। उसकी गलती है क्या? नहीं है, लेकिन वो सबसे बड़ा सफरर है। जो हर 5वां व्यक्ति वो कैंसर से प्रभावित है, हर तीसरा व्यक्ति डायबिटिक का पेशेंट है, हर दूसरा व्यक्ति किसी और बीमारी से कोई ना कोई दिक्कत है। इस देश के जो संसाधन हैं, इन संसाधनों का सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाले, हम नहीं कहते, उनको हम दोष नहीं देते कि आपने ऐसा क्यों किया, विकास के लिए ज़रूरी है, लेकिन विकास के साथ साथ उनकी भी जिम्मेदारी क्या इस भारत माता के लिए कुछ नहीं बनती है? भारत माता की बहुत चर्चा है और हम सब भारत माता के अंश हैं और भारत माता में हमारा अंश है। तो क्या भारत माता के लिए जो 1% लोग हैं जिनका 70% संसाधनों पर आधिपत्य है, प्रभुत्व है, उसके मालिक हैं, स्वामी हैं, क्या उस देश की आम जनता के लिए जिनके पास खाने तक को नहीं है, नौकरी तक के लिए नहीं है, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है? अगर कोई सवाल करे, हो सकता अभी आप लोग बहुत सवाल आएंगे कि आएगा पैसा कहाँ से? पैसा बड़े आराम से आ जाएगा, जैसा कि हमने पूरा का पूरा इस पर अपना आंकड़ा सब कुछ बहस करके घंटों घंटे बैठ के हमने उस पर हिसाब लगाया है, और उस पर भी हम, अगर आप लोग पूछेंगे तो हम बताएंगे भी कैसे आएगा, अभी उस पर मैं नहीं जाना चाहता। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी आवश्यकता है आज के समय में रोजगार के लिए। एक राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा उसकी पूंजी, सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है? युवा। और युवा तो कौन कहे, यहाँ बुजुर्ग, यहाँ जो युवा अवस्था से प्रौढ़ावस्था में पहुँच गए हैं, प्रौढ़ावस्था से बुजुर्गियत में पहुँच गए, सबकी हालत ख़राब, महंगाई अपने चरम पर है, और रोजगार का आलम क्या है वो आप सबको पता है। तो एनीवेज, अगर हम बात करें आज के समय में देश की सबसे प्राथमिक आवश्यकता की, वो है रोजगार। और रोजगार को हम किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, रोजगार में सरकार क्या कर सकती है, रोजगार में अगर रोजगार पैदा किए गए तो जो ग्रामीण पंचायती व्यवस्था है,